नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में हैं बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे जी। स्वागत है सर आपका। अरुण कुमार पांडे जी कांग्रेस के जमाने से बिहार की पत्रकारिता कर रहे हैं। अपने बारे में बताऊं, इन्होंने बचपन में मुझे पढ़ाया भी है, इसलिए विशेष सम्मान मेरा इनके प्रति रहता है। और नीतीश कुमार और लालू यादव को, दोनों को बहुत करीब से इन्होंने देखा और समझा है। और आज चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की। सर, हम जानना ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाने लगा है कि वो विपक्ष की राजनीति के नए चाणक्य के रूप में उभरे हैं देश में, और जो काम कांग्रेस नहीं कर पा रही थी वह काम उन्होंने करके दिखाया। कल ही हमने देखा 15 पार्टियों की बैठक, सभी लोग नीतीश कुमार के बुलावे पर पटना पहुंच गए। नीतीश कुमार को आपने बहुत करीब से देखा। आपको नीतीश कुमार में ऐसी कौन सी मजबूती दिखती है, कौन सा नेतृत्व दिखता है, कौन सा गुण दिखता है जो नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता था वो तो मिट रहे हैं, उम्र के अंतिम ढलान पर हैं, लेकिन फिर से चाणक्य की भूमिका में? नहीं, देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब एक बात तो नीतीश कुमार के बारे में, जो भाजपा के साथ थे, आपको याद होगा, अपनी शर्तों पर भाजपा के साथ रहे तो भाजपा ने उनके लिए बलिदान कुर्बानी दी। आपको याद होगा लोकसभा के पिछले चुनाव में बीजेपी 22 सीटों पर थी और उनके लिए 5 सीट छोड़ी थी। तो और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार के साथ रहना भाजपा की मजबूरी थी। इसलिए बिहार की राजनीति में जो जब से 90 की राजनीति से जब से लालू प्रसाद का बिहार में एक राजनीतिक स्तंभ बने, तब से जो एक दूसरी धुरी थी उसमें भाजपा या नीतीश कुमार जब लालू का विरोध करने लगे तो नीतीश कुमार ही थे जो चेहरा थे भाजपा के, और वो इन्हीं को आगे करके बीजेपी कामयाब हुई। जो 15 साल की सत्ता थी, लालू राबड़ी शासन का अंत हुआ था। तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार भाजपा के लिए मजबूरी थी, तभी वो साथ की, और यही मजबूरी के कारण था। हमें ये मेरी समझ हमेशा रही कि सब कुछ सह करके भी भाजपा नीतीश कुमार को खोना नहीं चाहेगी। इसलिए कि नीतीश कुमार यूं ही इस पाले में आएंगे, मतलब भाजपा विरोधी पाले में आएंगे, तो उस दिन उनका आ ही गए। अभी मैं उनके आने की पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो अगस्त में एक घटनाक्रम हुआ और उसमें भाजपा को सत्ता से बाहर करके उसके पीछे की पृष्ठभूमि की चर्चा जो आपने सवाल किया है वो अभी मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगस्त में जो घटनाक्रम हुआ, भाजपा को सत्ता से बाहर करके और राजद कांग्रेस से एक नई दोस्ती करके और वाम दल के सपोर्ट से एक जो बिहार में नन बीजेपी पार्टियों को गोलबंद किया और जो एक सफलता मिली। अब आपको याद होगा उसी में नीतीश कुमार ने कहा था कि यह प्रयोग यदि राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए तो भाजपा 100 सीट में सिमट जाएगी। लोग उसमें बड़ा असहज लग रहा था कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कल जो 23 जून की बैठक हुई और उसमें ये नीतीश कुमार की ही स्वीकार्यता का फल था। और वो कि कल सारे लोग जो बीजेपी विरोधी दलों की बैठक हुई, कुछ दल जो विरोधी दल हैं, 6-7 जो प्रमुख नेता हैं और भी भाजपा विरोध वाले, वो नहीं आए। लेकिन जिन लोगों का कल जुटान हुआ पटना में, वो एक मैं सफल प्रयोग भी मानता हूं नन बीजेपी दलों को एक मंच पर लाने का। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का फल का ही परिणाम, पहल का ही परिणाम है। नहीं, आपने 2 बातें कही। एक बातें जो आपने कही कि बिहार में बीजेपी की जड़ मजबूत हुई क्योंकि नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को लीड किया। दूसरी बात आपने कही कि नीतीश कुमार में एक्सेप्टेंस आज भी है। तो वो कौन सा गुण है? आपने तो बहुत लंबे अरसे से देखा, आप कभी कभी कहानियां भी सुनाते हैं, सोमनाथ चटर्जी की बात करते हैं, दिल्ली की बातें करते हैं, कि आज भी लोगों को नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा हो जाता है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार जब यहाँ से केंद्र की राजनीति में गए तो एक तो उनका सॉफ्ट स्पोकन होना, हर लोगों के प्रति उनका नम्र स्वभाव, विनम्र स्वभाव और लोगों से मिलने जुलने का तरीका, तो आदमी का जो व्यक्तिगत आचार व्यवहार होता है उस आदमी को महान बनाता है। तो केंद्र की राजनीति में जाने के बाद नीतीश कुमार एक अच्छे वक्ता भी रहे, मतलब एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में भी जो कुछ बोलते हैं उनकी आवाज़ जिसको कहिए वो सुनने लायक होती है और बहुत तार्किक ढंग से बात करते हैं। आप उनसे कोई भी बात करेंगे तो बहुत तार्किक ढंग से तारतम्य रहेगा उनकी बातों। तो केंद्र की राजनीति में जाने के बाद, संसदीय जीवन में रहने के बाद, केंद्र में मंत्री कई विभागों के मंत्री रहे, वो रेल मंत्री रहे, सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे, कृषि मंत्रालय के मंत्री रहे। तो इन विभागों में जो कुछ उन्होंने परफॉर्म किया और जिस ढंग से परफॉर्म किया, और फिर उसमें तत्कालीन जिस केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो साथ रहे, तो ये
उन्हीं का प्रतिफल था कि नीतीश कुमार ने अपनी एक छवि बनाई, वैसी बड़ी स्ट्रांग छवि बनी भी केंद्र की राजनीति में। तो आज उसी का फल मिल रहा है कि अभी जब बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने की बारी आई तो उनकी व्यक्तिगत पहल पर, उनके व्यक्तिगत आमंत्रण पर और एक एक कर आप देखेंगे कि जितने लोग कल की बैठक में 23 जून की बैठक में शरीक हुए, सबों से उन्होंने कहीं जाकर भी व्यक्तिगत संपर्क किया। उसमें एक दो लोग नहीं भी आए। अब आपको जेबी पटनायक की बात मैं करना चाहूँगा, नवीन पटनायक की बात करना चाहूँगा, तो वो नहीं आए, लेकिन बाकी तो सभी लोग आए उनकी बात। और जो जिस उद्देश्य से, देखिए कल का बैठक का एजेंडा पहले से तय था कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करना और 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कम से कम 450 सीटों पर 1-1 सीट फाइट सीधी चुनौती देना। इसी उद्देश्य से, इसी इरादे से, इसी एजेंडा से कल बैठक थी। और ये तो पहली बैठक थी। इसी बैठक में जो लोग अभी नतीजे की बात सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी अपरिपक्वता की बात है। ये परिपक्व बात नहीं है। अब तो फिर आगे भी बैठक होगी, अभी और कई बैठकें होंगी और विमर्श का तो दौर चलता बैठकों पर आएंगे। लेकिन अभी आपने कहा कि जो बात वो करते हैं तार्किक तरीके से करते हैं, और आप कभी कभी यह भी चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार बिना विचारे कुछ नहीं बोलते हैं, अब बिना कुछ तय किए किसी कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर देते हैं। यह कैसे आपने महसूस किया है? नहीं देखिए, तो जो मैंने देखा अभी, वो देखिए 8वीं बार वो मुख्यमंत्री बने जी, 8वीं बार शपथ ली उन्होंने। तो ये पूरे बिहार का भी जो उनका मुख्यमंत्रित्व का कार्यकाल रहा है, या केंद्र में मंत्री रहे हैं, जब हम, मुझे याद है रेल मंत्री भी तब भी। एक छोटा उदाहरण जहां से हम आप सभी आते हैं, फतुहा इस्लामपुर लाइट रेलवे को हम इसे रिकॉल करना चाहते हैं कि तब वो बाढ़ में दह बह गया था और ब्रिटिश हुकूमत में वो रेल लाइन थी, आरा सासाराम लाइट रेलवे और फतुहा इस्लामपुर लाइट रेलवे। मुझे याद है जबकि लालू जी चीफ मिनिस्टर थे और जौहर साहब रेल मंत्री थे, उस बैठक में मैंने कुछ मजाकिया लहजे में ही कहा था जौहर साहब को, जब रेल मंत्री थे, सचिवालय में बैठक हो रही थी कि भाई आपके राजकाज में आप तो समाजवादी हैं, और बताइए ब्रिटिश काल में फतुहा इस्लामपुर लाइट रेलवे चल रही थी और कैसे मुख्यमंत्री जी, मैंने लालू जी ने ये सहमति दे दी राज्य सरकार की ओर से कि रेल बंद हो जाए। और जब नीतीश जी आए उनको, तो वो नई रेल लाइन नहीं, पुरानी रेल लाइन का ही जीर्णोद्धार करके और सब कुछ बदल दिया। और उसमें जिस ढंग से उन्होंने बदला था, मैं आपको बताता हूँ कि एक निश्चित समय सीमा में पूरे देश, जो एक युद्ध स्तर पर जिस ढंग से बदलाव, हम एक छोटा उदाहरण देते हैं कि बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति, किसी काम को करना चाहते हैं तो उसमें बड़ी मनोबल से करते हैं, और ये उनकी कार्यशैली है। जो कुछ करते हैं उसमें कहीं ये नहीं कि आज घोषणा कर देंगे, फिर उसकी कोई योजना वायबल है कि नहीं, सस्टेनेबल है कि नहीं, तो पूरा एक बैकग्राउंड में जा करके होमवर्क करके सरकार में भी रह के वो यही सही काम उनकी कार्यशैली है कि जो कुछ करते हैं पहले उसका फीडबैक लेते हैं, होमवर्क करते हैं, और तब जा कर के वो जब एक और है उनमें कि कोई नई योजना की घोषणा करेंगे, वो तो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही इसकी घोषणा करें। वो किसी अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी को भी ये छूट नहीं देते हैं। मुझे याद है, चाहे भाजपा के साथ वो काम किए हों या अभी इस सरकार में भी काम कर रहे हैं। एक छोटा उदाहरण, ताज़ा उदाहरण मैं देता हूँ। अभी बिहार में अभी जो 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, बिल्कुल कैबिनेट के पहले एक दिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने घोषणा कर दी कि हमने फाइल अप्रूव कर दी है और अब बस अगली कैबिनेट में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसको बहुत अन्यथा से लिया और उन्हें एक तरह से कही एक मीटिंग में फटकार लगाई। और इसके बाद तो जो कैबिनेट में प्रस्ताव आया, शिक्षा मंत्री को भी मालूम नहीं था और उसमें बहुत कुछ बदलाव हो गया। क्या बदलाव हो गया, इस शिक्षा मंत्री को भी मालूम नहीं है। हालांकि वो बहुत आनंद फानंद में आया, उसमें कई विसंगतियां रह गई, बाद में कई आदेश अभी लगातार हो रहे हैं। लेकिन हम एक उदाहरण इसलिए मैंने दिया, इसी तरह से जब वो बीजेपी में भी साथ थे तो 2-3 इस तरह की, जैसे वो पंचायत निकायों के प्रमुखों को या नगर निकाय को प्रमुख को घोषणा करनी थी, सबको सुविधा देनी थी। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने हिदायत दी थी कि ये कैबिनेट में, हाउस में ही इसकी मैं घोषणा करूंगा, इसके पहले गलती से कोई मंत्री इसकी बात बाहर नहीं करेंगे। सुशील जी कैबिनेट में डिप्टी सीएम थे, संलेख उनके पास हुआ करता था। कुछ उन्होंने, जिसको आप कहिए संकेत भर दिया, पूरी बात नहीं बताई, और सदन में ही मुख्यमंत्री ने जब घोषणा की तो साकार रूप में वो पूरी बात सामने आई थी। इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की एक कार्यशैली एक अपने ढंग की है। आप एक किस्सा सुनाते हैं बार बार कभी कभी कि नीतीश कुमार बाढ़ से चुनाव हार गए थे, विजय कृष्ण चुनाव जीत गए थे। नालंदा में नीतीश कुमार को जीत मिली थी, तो सोमनाथ चटर्जी से मिलने गए नीतीश कुमार को हराने वाले विजय कृष्ण, लेकिन क्या हुआ?
देखिए ये बड़ा दिलचस्प वाक्य है और ये बात कोई किसी और से कही बात नहीं, विजय कृष्ण खुद ही ये बात हमें बताते हैं। आज भी हम लोग आजकल तो अब वो आप जानते ही हैं कि वो आजकल तो मुझे फ्लैट के पास भी मिल गया नहीं, अब बड़ी होने के बाद आजकल असेंबली में रेगुलर बैठ रहे हैं, वो आते हैं प्रेस रूम में। तो विजय कृष्ण ये बात कई बार दोहरा चुके हैं और कभी कभी हम लोग मजाक से कहते हैं तो नीतीश की शख्सियत, नीतीश का केंद्रीय राजनीति में एक्सेप्टेंस और सभी दल, चाहे वो वाम दल हो चाहे और कोई भी कांग्रेस के भी हो, सबों से उनके संबंध तो बताते हैं। वो विजय कृष्ण बताते थे कि जब मैं जीत कर वहाँ गया और जब लोकसभा में स्पीकर के चैम्बर में गया और जब हमारा परिचय सामने आया, जो अपने परिचय मैंने दिया, तो उस हद तक वो मुखातिब नहीं हुआ मुझसे। उनको ये लगा कि भाई ये किस तरह से एक ऐसे पर्सनालिटी को हरा कर याद में आया है, तो जो हारा हुआ पर्सनालिटी से उन्हीं के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा विजय कृष्ण झेपने लगे, बता रहे थे तो भाई देखिए नीतीश कुमार नीतीश है, वो उनके मित्र भी रहे, सहयोगी भी रहे, तो खुद विजय कृष्ण का हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि दो मित्र एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनने के बाद भी जो विजय कृष्ण बता रहे थे तो हम लोग भी इसको थोड़ा उस हिसाब से बड़ा ह्यूमर में ले रहे थे। अच्छा, आज भी नीतीश कुमार की छवि को आप बेदाग मानते हैं? जाहिर तौर पर अभी देखिए कोई 17 साल से आज यदि जाहिर नहीं होते, देखिए इसी कैबिनेट में लालू प्रसाद चारा घोटाले में 4 केस में कन्विक्ट हो गए हैं और ये जो कोई 17 साल 18 साल से कोई मुख्यमंत्री है, आज तक तो कोई मुख्यमंत्री पर कोई कहीं इस तरह की आँच नहीं। बीजेपी से लड़कर भी ईडी सीबीआई से बचे हुए हैं। बेदाग छवि है। लोग कहते थे ना कि जब भाजपा से नाता तोड़ेंगे तो तुरंत सृजन घोटाला, फिर इसके बाद कोई और कई केस, भागलपुर ये मुजफ्फरपुर वाला जो केस था, शेल्टर होम वाला, ये सारी बात आ जाए, इसमें सरकार को घेर लेंगे, लोग ही करेंगे। लेकिन ये नीतीश कुमार की बेदाग छवि का ही परिणाम है, नतीजा है कि सब कुछ। इसलिए मैंने कहा कि इन चीज़ों पर बड़ी सावधानी से वो काम करते हैं। इमेज के प्रति बहुत, इमेज के प्रति तो आप कहिए यही उनका मूल मंत्र है। अपनी खुद की इमेज के प्रति इतना कंसस राजनेता बहुत कम लोग होता है। लोग कभी डिसीजन लेने में इतना हेस्ट करेगा कि कल होकर के उसको जवाब देना होगा। नीतीश कुमार में ही खूबी खासियत मैंने अब तक देखा है कि कोई डिसीजन लेते हैं तो बड़ा माप तौल कर लेते हैं कि कल होकर अपने डिसीजन के लिए उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि जब नीतीश कुमार आगे बढ़े हैं तो देश को एक नई दिशा मिल सकती है और सत्ता पक्ष को एक गंभीर चुनौती मिल सकती है? देखिए अभी तो बीजेपी के लिए चुनौती तो मैं मानता हूँ। कल की जो बैठक थी वो बैठक इस हद तक सफल रही कि भाजपा विरोधी दलों को एक मंच पर लाने पर, और कल तो फिर देखिए ये सब कुछ निर्भर करता है और कि विपक्ष की जरूरत कांग्रेस पर। कांग्रेस आज भी सबसे बड़ी दल है और यदि जो कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की है कि कांग्रेस का रवैया लचीला होगा, मतलब वो सब संकेत दिया है कि कांग्रेस बलिदान देने को तैयार है। यदि कांग्रेस बलिदान देने को तैयार हो जाएगी, यहीं पर तो सबसे मुसीबत थी कि यदि कांग्रेस नहीं तैयार होगी तो जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उनको कांग्रेस को ड्राइविंग सीट पर नहीं, वहाँ क्षेत्रीय पार्टी को बैठानी होगी। कांग्रेस अब जब ये राजी हो गए, जो नीतीश कुमार ने पहल की और समझाई, देखिए इसमें भी होमवर्क हुआ होगा और नीतीश कुमार ने 1 to 1 राहुल से भी बात की होगी, खड़गे से भी बात की होगी। तो कुल मिलाजुला कांग्रेस का जो आज रवैया है, जो कुछ कहा है, यही कारण है कि अगली जो बैठक होने जा रही है वो कांग्रेस पहल करेगी। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार का जो आपने सवाल किया है कि इनका नेशनल एक्सेप्टेंस बढ़ा है, आज की तारीख कांग्रेस के लिए की रोल में, कांग्रेस के लिए की रोल में है। चलिए कांग्रेस के लिए की रोल में हम बात आगे भी करेंगे और एक दूसरे वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि नीतीश कुमार में कमजोरी क्या है जिसके कारण वो कभी कभी चुक जाते हैं और जनता को यह एहसास होता है कि ये पलटू राम है। पलटू राम तो राजनीति में बहुत लोग हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।